सभी साथियों को नमस्कार। पशु परिचर भर्ती की हम कर रहे हैं तैयारी दोस्तों। राजस्थान कला संस्कृति की आज जो क्लास नंबर 14 रहेगी उसके अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान की परताएं दोस्तों। राजस्थान कला संस्कृति के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और 15 में से 15 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो उसके लिए आपको पशु परिचर राजस्थान कला संस्कृति के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें एक एक क्लास को अटेंड करना होगा दोस्तों। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे सभी से कहना चाहता हूं कि प्रिंट नोट्सों के माध्यम से आपको ये क्लासें करवाई जा रही है। इसके अलावा आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक का संपूर्ण सार इन क्लासों के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सभी साथी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बेहतरीन क्लास, राजस्थान की जो भी परताएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहली जो हमारे परता आ रही है वो आ रही है नाता परता दोस्तों। नाता परता देखिए, इसमें विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यानी कि वह महिला जो विवाहित है वो अगर अपने पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ रहने लग जाती है या चली जाती है तो उसको कहा जाता है नाता परता दोस्तों। समझ गए? केसरिया करना सबको पता है। देखिए क्या होता है केसरिया करना। जब राजपूत योद्धाओं को युद्ध में ऐसा प्रतीत होता था कि पराजय निश्चित है तो राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे और शत्रु को मारते हुए स्वयं मर जाते थे। इसी को कहते हैं केसरिया। यानी कि ऐसा लगता था कि अब तो हमारी हार पक्की है तो वो केसरिया वस्त्र पहनते थे और जो विरोधी होते थे उन पर, यानी जो शत्रु होते थे उन पर टूट पड़ते थे, उनको मारते हुए खुद मर जाते थे दोस्तों। केसरिया करना इसी को कहते हैं। तो नाता परता, केसरिया परता, दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो है नोट्सों को लेकर। नोट्स है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स बना सकते हो और ऐप के माध्यम से भी आप नोट प्राप्त कर सकते हो। जो नोट्स है वो ऐप पर मिल जाएंगे आपको। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो है हमारी ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है डावरिया प्रथा। देखिए, जब राजपूतों के यहां लड़की का विवाह होता था तो दहेज में वधू के साथ कुंवारी कन्याएं भेजी जाती थी, उन्हें डावरिया कहते थे। जब भी राजपूतों के विवाह होता था तो लड़की को दहेज के रूप में कुछ लड़कियां साथ भेजी जाती थी, उनको क्या कहते थे? डावरिया कहते थे दोस्तों। आगे है जोहर। इसमें राजपूत महिलाएं युद्ध में पराजित होने पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में कूद जाती थी। अग्नि में कूद जाती थी या कुएं में कूद जाती थी तो उसको कहते हैं जोहर दोस्तों। जैसे कि हमने केसरिया पढ़ा कि केसरिया हो गया है, यानी कि राजा ने केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ना शुरू कर दिया, तो जो महिलाएं होती थी, जो रानियां होती थी, वो अग्नि में कूद जाती थी दोस्तों। समझ गए? ये डावरिया प्रथा और जोर आपके सामने। अगली प्रथा आती है हमारी, वो आती है सती प्रथा। देखिए, सती प्रथा, सहमरण, सहगमन, अनवारोहण, एक के ही नाम है ये सभी। और बता दो आपको क्वेश्चन यहां से बन सकता है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। पहली बात, सती प्रथा क्या है? इसमें पति की मृत्यु होने पर पत्नी अपने पति के साथ उसकी चिता की अग्नि के साथ जल जाती थी। जैसे पति की मृत्यु होती है, पति को जलाया जाता है, उस समय पत्नी उसके साथ अग्नि में कूदकर जल जाती थी। वही है सती प्रथा, सहमरण, सहगमन, अनवारोहण दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने 1822 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। पहला क्वेश्चन तो 1822 के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया बूंदी रियासत ने। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो गैर कानूनी घोषित किया था वो 1829 के अंदर किया था। किसने किया था? जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। राजा राममोहन राय के इसमें काफी प्रयास थे दोस्तों।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, सती प्रथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और अभी। राजस्थान में सती प्रथा का पहला उल्लेख है ना, वो गटियाला अभिलेख है ना आपका, गटियाला अभिलेख जोधपुर में उससे मिलता है। जोधपुर ग्रामीण कर लेना यहां से, जोधपुर ग्रामीण। तो राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख गटियाला अभिलेख जोधपुर से प्राप्त होता है दोस्तों। भारत में एरण अभिलेख से भी मिलता है क्या सती प्रथा के बारे में जानकारी। भारत में एरण अभिलेख है, उससे सबसे पहली जानकारी मिलती है। अब देखिए, पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर उसकी निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण कहलाता है। जैसे कि पति है वो कहीं और यानी बहुत दूर क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी निशानी, कोई भी निशानी जो उसकी पत्नी के पास है तो उसकी निशानी के साथ सती होना वो कहलाता है अनुमरण। ऐसी सतियों को महासती कहते हैं। जो ऐसी सतियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, महासती कहते हैं। और राजस्थान में सती प्रथा का जो अंतिम उल्लेख है वो सन 1987 का दिवराला कांड दोस्तों, जिसमें सिक्कर जिले की दिवराला गांव की रूपकंवर अपने पति मोहन सिंह माल के मरने के बाद सती हो गई थी। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अनुमरण आपको याद रखना, अनुमरण किसे कहते हैं दोस्तों, समझ गए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बेसिक टॉपिक है, बेसिक जानकारी का टॉपिक है, जिसमें रटने वाली पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि सती या अनुमरण किसको कहते हैं। थोड़ा सा आगे चलिए। और अभी 1987 में ही राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम बनाया गया, यह भी फैक्ट है। भारत में सती प्रथा को रोकने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम है आधा पागल सुल्तान। तथा मुगल बादशाह अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो अगर क्वेश्चन बने कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। आ गया समझ में, यह थी सती प्रथा। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है हमारी कन्यावध। इंपॉर्टेंट रहेगी कन्यावध, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना होगा आपको। कन्यावध दोस्तों, देखिए इस प्रथा के अंतर्गत कन्या के जन्म होने पर कन्या को गला रोट के या अफीम खिला के या जमीन में गाड़कर मार दिया जाता था। आज नहीं, आज भी होता है लेकिन आज न के बराबर ऐसा। जब राजा महाराजाओं का काल था उस समय कन्या घर में जन्म लेती थी तो उसको मार दिया जाता था किसी भी प्रकार से, वो था कन्यावध दोस्तों। अब देखिए यहां पे पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा रियासत ने 1833 ईस्वी में कन्यावध को रोकने का प्रयास किया तथा बूंदी रियासत ने 1834 में रोक ही लगा दी। तो देखिए पॉलिटिकल एजेंट कौन है, विल्किंसन है। पॉलिटिकल एजेंट कौन है, विल्किंसन। प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, समझ गए। इसके प्रयासों सर्वप्रथम जो प्रयास किया कन्यावध को रोकने का वो कोटा रियासत ने किया है, लेकिन जो रोक लगाई है सबसे पहले कन्यावध पर वो लगाई है बूंदी रियासत ने दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, देख लीजिए। आगे है दहेज प्रथा। भारत सरकार ने सन 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाकर इस प्रथा को सीमित रखने का प्रयास किया है दोस्तों। थोड़ा सा देखिए, मैं आगे चलता हूं, दहेज प्रथा के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। दहेज प्रथा 1961 में दहेज निरोधक कानून बना, प्रथा को सीमित रखने का प्रयास किया, बिल्कुल बंद रखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़के की ओर से बहुत सारी मांग भी रखी जाती है, और मांग नहीं रखी जाती है तो भी लड़की के माता पिता की द्वारा, भाई के द्वारा उसको नगद राशि या पुरस्कार के स्वरूप कुछ भी चीज देना, और वो भी अधिक मात्रा के अंदर, उसको कहते हैं दहेज प्रथा दोस्तों। आगे है विधवा विवाह दोस्तों। विधवा विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लागू हुआ। विधवा विवाह यानी कि जिस स्त्री का
विवाहित स्त्री थी, उसका पति मर गया तो वो विधवा हो जाती है, उस स्त्री का पुनः विवाह करना। तो देखिए अधिनियम है विधवा विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लागू हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन, विधवा विवाह नामक पुस्तक अजमेर के चांदकरण शारदा ने लिखी थी। विधवा विवाह पुस्तक किसकी है? अजमेर के चांदकरण शारदा की है दोस्तों। विधवा विवाह क्या होता है पता चल गया होगा आपको। और यहां से जो फैक्ट लिखे गए हैं ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1856 में प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड डलहौजी के समय किया था विधवा विवाह अधिनियम बनाकर। विधवा विवाह पुस्तक है चांदकरण शारदा की, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे आती है हमारी डाकण प्रथा दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए डाकण उस महिला को कहा जाता था जिसके द्वारा अनिष्ट कर देने की संभावना हो। ऐसी महिला को समाज के लिए अशुभ माना जाता था तथा उसे गांव के बाहर निकालकर पत्थर दे देकर मार दिया जाता था। यानी कि अंधविश्वास, कुल मिला के एक शब्द में बोलो ना तो यह चीज है अंधविश्वास। क्या कि यह महिला मेरे को सुबह दिखाई दे गई तो मेरा काम नहीं होगा, अगर यह कहीं काम हो रहा है वहां पर यह महिला आ गई तो यह काम पूरा नहीं होगा। ऐसी महिलाएं, एक अंधविश्वास था दोस्तों। अंधविश्वास के तहत उन महिलाओं को गांव से बाहर निकाला जाता था। यानी पहली बात तो उनको अशुभ माना जाता था, फिर गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और गांव से बाहर निकाल के पत्थरों का प्रहार उन पर करके उनको मार दिया जाता था। यह थी डाकण प्रथा दोस्तों। अब देखिए यहां से फैक्ट, सर्वप्रथम 1853 में खेरवाड़ा के कमांडर जेसी ब्रुग ने डायन प्रथा या डाकन प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। 1853 ईस्वी में मेवाड़ के रेजिडेंट कर्नल ईडन के परामर्श से मेवाड़ महाराणा जवाहर सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई दोस्तों। तो ये दो फैक्ट है, दोनों के दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन की डाकन प्रथा पर सबसे पहले कहां पर रोक लगी, किसने रोक लगाई, किसके प्रयासों से रोक लगी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं मित्रों एग्जाम के अंदर, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। समझ गए? इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने में रखता हुआ चलता हूं, बताता हूं, चलता हूं। आपको बस ध्यान से देखना है कि करना क्या है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। फिर आगे आती है समाधि प्रथा। देखिए इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में गड्ढा खोदकर या जल के अंदर समाधि ले ली जाती है। जीवित व्यक्ति गड्ढे में बैठ जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, या जैसे नदी बह रही है तो नदी के अंदर उतरकर जो है नदी में बह जाता है, नदी के अंदर विलुप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जनता बड़ी श्रद्धा से देखती थी। यह एक प्रकार से आत्महत्या का कृत्य था दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं, सन 1844 में जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे लुडलो ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और 1861 में एक कानून बनाकर इसे अवैध भी घोषित कर दिया। तो सबसे पहले प्रयास किया जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने 1844 में गैर कानूनी घोषित किया और कानून बना था 1861 में समाधि प्रथा को रोकने के लिए। समझ गए? यह है समाधि प्रथा दोस्तों। अगली प्रथा की बात करते हैं तो आती है संथारा दोस्तों। देखिए संथारा प्रथा मुख्य रूप से जैन धर्म में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत जैन मुनि अन्न व जल का त्याग कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने संथारा प्रथा पर रोक लगाई, लेकिन उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है दोस्तों। संथारा प्रथा चाहे जैन मुनि हो या अन्य जो वृद्ध व्यक्ति है वो अन्न जल का त्याग कर देता है, और जब अन्न और जल का आप त्याग कर देते तो कितने दिन जीवित रह सकते हो? कुछ दिन। तो कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी। इसी को संथारा या सलेखना कहा जाता है। समझ गए? अगली प्रथा, अगली प्रथा आन प्रथा दोस्तों। आन प्रथा थोड़ा ध्यान से देखना। आन प्रथा मेवाड़ रियासत का नवनियुक्त कर्मचारी महाराणा की भक्ति की शपथ लेता था, जिसे आन प्रथा कहते हैं। मेवाड़ रियासत के अंदर जो भी नया कर्मचारी होता था वो वहां के महाराणा की भक्ति की शपथ लेता था, आन प्रथा कहलाती थी दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने इसे वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के अनुसार इस पर क्या कर दी? रोक लगाई दोस्तों। तो आन प्रथा मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी और रोक लगी थी 1885 के अंदर दोस्तों।
समझ गए? ये थी आन प्रथा। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रथा आती है बाल विवाह, जो आज भी प्रचलित है, आज भी प्रचलित है दोस्तों। एक नई प्रथा चल रही है, आटा साटा। इसके बारे में भी बता दूंगा आपको, यह आटा साटा क्या होता है। पहले बाल विवाह के बारे में देखिए। बाल विवाह अधिनियम सन 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है ये चीज। यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए बाल विवाह, पहले तो इस एक्ट के अंतर्गत लड़के की विवाह आयु 18 वर्ष, लड़के की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो लड़के की जो आयु है वो भी 21 वर्ष है और लड़की की जो आयु है वो भी 21 वर्ष है दोस्तों। लेकिन लड़की अगर 18 से प्लस है तो आप कर सकते हो शादी, वो बाल विवाह में नहीं आएगा। बाल विवाह होता क्या है? बाल विवाह होता है जैसे कि लड़के की उम्र आप मान लो 15 वर्ष, लड़की की उम्र मान लो आप 10 वर्ष, और उनकी शादी कर देना। वो समझदार नहीं हुए फिर भी उनकी शादी कर दी जाती है, वो ही है बाल विवाह। समझ गए? अब देखिए बाल विवाह कोई आज की समस्या नहीं है, ये तो वर्षों से चली हुई समस्या है, वर्षों से चली हुई आ रही है। तभी तो 1929 के अंदर इस पर अधिनियम बना, 1930 में लागू हुआ, हरविलास शारदा ने प्रयास किया। जो चीज आज समाज के लिए एक दुर्गति बन रही है, जो मुख्य रूप से आज हमें देखने को मिल रही है, वो है आटा साटा। है क्या आटा साटा? तो देखिए एक बार मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। आटा साटा, आटा साटा को समझा दूं आपको क्योंकि नहीं पड़ता है। एक घर ये, मैं 3 घरों पर बता रहा हूं जबकि ये 2 घरों पे भी होती है। ये तो आपका है लड़का, यह है लड़की, यह आपका है लड़का, यह है लड़की, यह आपका लड़का, यह लड़की। एम से मेल, फिर से। तो देखिए ये फीमेल है, इसका रिश्ता कर दिया इसके साथ। समझ गए आप? समझ गए ना दोस्तों? तो ये फीमेल चली गई इस घर में, यहां की फीमेल चली गई इस घर में, और यहां की फीमेल चली गई इस घर में। आपस में तीनों का रिश्ता बन जाता है। या फिर क्या किया जाता है, जैसे एक घर में मेल फीमेल, दूसरे घर में मेल फीमेल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आपस में, यानी कि भाई बहन इधर है, उधर भाई बहन है, तो बहन को दूसरे घर के भाई को इधर से उधर कर देना, यह आटा साटा है। जिसके अंदर जैसे ही यहां पर कुछ रिश्ते में खटास पैदा होती है तो ये दोनों रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, जिससे सर्वाधिक आत्महत्या के केस वर्तमान में हमें देखने को मिल रहे हैं। विवाह विच्छेदन सर्वाधिक इसी कारण हो रहा है। एक के ये मान के चलिए कि भविष्य के अंदर हमारा जो समाज है इसके लिए श्राप बन जाएगी यह प्रथा। यह है आपकी आटा साटा प्रथा। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रथा आती है हमारी त्याग प्रथा दोस्तों। जब राजपूतों में सामंत या जागीरदार या राजाओं के यहां लड़की का विवाह होता था तो चारण, बाट, डोली, नाई जाति के लोग लड़की वालों से दान मांगते थे, जिसे त्याग कहते थे, और इनको त्याग प्रथा कहा जाता था। चारण, बाट, डोली और नाई मनपसंद जितनी इच्छा होती थी ना उतना दान मांगते थे, और मानते भी नहीं थे जब तक उतना नहीं दिया जाता था। यह थी त्याग प्रथा। हां, राजपूत चाहे राजा हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे सामंत हो, वो दे देते, लेकिन यह भी क्या थी, एक गलत प्रथा थी दोस्तों। इस प्रथा को रोकने का प्रयास वाल्टरकृत हितकारिणी सभा द्वारा जोधपुर रियासत ने किया दोस्तों। और देखिए जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1941 में सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाई। किस पर रोक लगाई? त्याग प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई। यह है त्याग प्रथा आपकी। आगे चलिए नेक्स्ट आती है मोताणा। यह क्या है मोताणा? देखिए उदयपुर संभाग में किसी आदिवासी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुर्घटना करने वाले व्यक्ति से हर्जाना राशि वसूली जाती थी। इस प्रथा को मोताणा कहते थे और उस हर्जाना राशि को चढ़ोतर कहते थे। मोताणा प्रथा, जैसे भी कोई दुर्घटना के कारण जो आदिवासी समाज है उसके अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो क्या करता है, दुर्घटना करता है, यानी एक्सीडेंट मान लो आप, एक्सीडेंट करता है, उससे राशि ली जाती थी।
समझे, इस राशि को लेना ही मोतरना पड़ता। जो ये राशि ली जाती थी उसको चडोतर कहते थे। राशि को क्या कहते थे? चडोतर कहते थे दोस्तों। अगली है कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म प्रथा आज भी समाज में प्रचलित है। ये प्रथा सांसी, मुख्य रूप से सर्वाधिक सांसी कहां पर है? भरतपुर। तो सांसी जनजाति में मिलती है। इसमें विवाह होने पर लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है कि चरित्र कैसा है, उसकी परीक्षा उसके ससुराल के सामने उसको देनी पड़ती है। और यही है कुकड़ी की प्रथा या कुकड़ी की रस्म दोस्तों। मोताना, कुकड़ी दोनों आपकी स्क्रीन पे हैं। आगे चलते हैं। अगली जो हमारी प्रथा आती है वो आती है बेगारी प्रथा। क्या है बेगारी प्रथा? देखिए, सामंतों, जागीरदारों तथा राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से मुक्त सेवा लेना ही बेगारी प्रथा कहा जाता है। बेगारी यानी बेगारी, किसी भी प्रकार का कुछ देना नहीं, फिर भी उनसे काम करवाना, बेगार। यह राजा महाराजाओं के समय थी, काम करवाते थे, कुछ देते नहीं थे। बेगारी प्रथा का उन्मूलन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। बेगारी प्रथा, सागड़ी प्रथा को मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 के तहत गैर कानूनी ठहराया गया है। यानी कि अगर आप बेगारी प्रथा आज करवाओगे, बेगारी और सागड़ी, सागड़ी में आगे आ जाएगा आपके लिए, बेगारी या सागड़ी प्रथा आज अगर आप करवाओगे तो गैर कानूनी काम है, आपको जेल हो सकती है। समझ गए? यह है बेगारी प्रथा, यानी कि पारिश्रमिक कुछ ना देना, उसे फोकट के अंदर काम करवाना, मुफ्त में काम करवाना ही बेगारी प्रथा है दोस्तों। अगली प्रथा जो बात कर रहे हैं हम सागड़ी की। देखिए सागड़ी क्या है, या बंधुआ मजदूर प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अमीर लोगों से धन उधार लेने पर उस राशि के बदले में अपने परिवार के किसी सदस्य को उस अमीर व्यक्ति के यहां छोड़ देता था। वह अमीर व्यक्ति उस छोड़े गए व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकता था। सागड़ी प्रथा मतलब किसी अमीर से किसी गरीब ने कुछ रुपए उधार ले लिए, बदले में अपने परिवार, गरीब व्यक्ति अपने परिवार से एक व्यक्ति को उसके पास छोड़ता देता था। जब तक वो रुपए उसको वापस नहीं लौटाता था तब तक अमीर व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के परिवार वाले से किसी भी प्रकार का कोई भी काम करवाता था। यह थी सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा का उन्मूलन सन 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 के अंदर बना दोस्तों। यह सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रथा आती है आपकी चारी प्रथा दोस्तों। देखिए यह प्रथा खेराड़ क्षेत्र, टोंक व भीलवाड़ा में प्रचलित है। टोंक, भीलवाड़ा और शाहपुरा भी शामिल कर लो इसमें, शाहपुरा में भी है चारी प्रथा। इसमें लड़की वाले लड़के वालों से दहेज लेते थे। उल्टा था यहां पे। दहेज प्रथा क्या होती है कि लड़की वाले देते हैं, लेकिन चारी प्रथा इसमें लड़के वाले दहेज देते थे तथा उस शादी को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देते थे ताकि लड़की का दोबारा शादी करके दोबारा दहेज प्राप्त किया जा सके। यानी कि एक ये फीमेल है ना आपकी, लड़के से शादी की, यहां से दहेज लिया, शादी को तोड़ा, दूसरे लड़के से शादी की और दहेज लिया, शादी को तोड़ा, तीसरे लड़के से शादी की, दहेज लिया और शादी को तोड़ा। यह प्रथा थी चारी प्रथा। यानी कि दहेज के चक्कर में लड़की की शादी करना, उसको तोड़ना, फिर शादी करना, फिर तोड़ना, यह कहलाती है चारी प्रथा दोस्तों। समझ गए? अगली है घसिया कुसुम्बो। नाम भी पहली बार सुन रहे बहुत सारे साथी। तो देखिए इसमें पश्चिमी राजस्थान में आगंतुक को स्वागत करने के लिए अफीम को पानी में मिलाकर घोल पिलाया जाता है। यानी जो भी मेहमान आता है ना, मेहमान, उसको अफीम पानी में मिलाकर पिलाना घसिया कुसुम्बो कहलाती है। जबकि ये क्या है? नशा है दोस्तों। ये चारी और घसिया कुसुम्बो प्रथाएं आपके हो गई दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट प्रथा की ओर। नेक्स्ट आती है औरतों व लड़कियों का कर्रे विकर्रे। औरतों या लड़कियों का बेचना खरीदना। कोटा राज्य में इस कर्रे विकर्रे पर चौथान नामक कर वसूला जाता था। तो एक तो क्वेश्चन यह बन गया, कोटा रियासत में लड़कियों के कर्रे विकर्रे पर कौन सा कर? चौथान कर। 1831 में कोटा रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। जैसे औरत या कोई लड़की है उसको बेच देना या किसी लड़की को खरीद लेना,
समझ गए, यही है लड़कियों का कर्रे विकर्रे। और चौथान कर, जैसे भी कोई लड़की को बेचता था या लड़की को खरीदता था तो राज्य को कर देना पड़ता था, कोटा राज्य को, वो था चौथान कर दोस्तों। 1831 में कोटा रियासत ने भी इस पर रोक लगा दी। अगली प्रथा दास प्रथा, कौन सी है? दास प्रथा। देखिए, सामान्यतः दास उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें युद्ध के समय बंदी बना लिया गया हो। इसके अलावा दास व दासियों का कर्रे विकर्रे भी किया जाता था। देखिए, मुख्य रूप से दास क्या होता था कि युद्ध के अंदर जो शत्रु होते थे उनमें से कुछ को बंदी बना लिया जाता था, तो उन्हीं को दास कहते थे। दास का बाद में क्या कर्रे विक्रय ने खरीदा और बेचा भी इनको जाता था दोस्तों। कुछ रियासतों में दासों के लिए अलग विभाग था जिसे राजलोक कहते थे। राजलोक किसको कहते हैं? दासों के विभाग को कहते थे। कभी कभी राजा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। ऐसी दासी को पड़दायित कहते थे। तो पड़दायित किसको कहते हैं? किसी दासी को उपपत्नी बना लेना, उपरानी बना लेना राजा के द्वारा, वो पड़दायित कहलाती थी दोस्तों। आगे चलिए, और अभिदास प्रथा में कुछ जानकारियां। यह हो गई पड़दायित। अब देखिए यहां पे कभी कभी राजा पड़दायित को सोने व चांदी के आभूषण पहनने की अनुमति दे देते थे। ऐसी दासी खवासन या पासवान कहलाती थी। जो दासी है वो सोने चांदी के आभूषण यानी आभूषण पहनने की अनुमति मिल जाती थी तो वो खवासन या पासवान कहलाती थी। और दास प्रथा पर सबसे पहले रोक जो लगी थी वो कोटा रियासत में 1832 में लगी थी। 1832 के अंदर कोटा रियासत के अंदर दास प्रथा पर सबसे पहले रोक लगी थी दोस्तों। ये तो मुख्य जो प्रथाएं हैं वो हो गई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपके सामने रखूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए शब्दावली की ओर। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली, रेक, सामंतों व जागीरदारों से वसूली जाने वाली धनराशि को रेक कहते थे। सामंत और राजा के नीचे रहते थे सामंत जागीरदार, इनसे जो राशि ली जाती थी वो रेक कहलाती थी। तलवार बंदाई, जागीरदार के उत्तराधिकार के रूप में वसूला जाने वाला कर। जब जागीरदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता था। उसको जब सियासत पर जो बैठता था, वो गद्दी पर जब वो बैठता था तो उसको कहते हैं तलवार बंदाई। तलवार बंदाई मतलब कुछ राशि प्रत्येक घर से उसको दी जाती थी। मिसल, राजा के दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की व्यवस्था कहलाती थी मिसल। नूता, जागीरदार के घर में विवाह पर वसूला जाने वाला कर। अगर जागीरदार के घर में किसी भी प्रकार का विवाह हो रहा, चाहे बेटा का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे अन्य का हो, तो प्रत्येक घर से कुछ कर वसूला जाता था, उसको कहते थे नूता कर। जाजम लाग, भूमि के बेचने पर वसूल किया जाने वाला कर। अगर कोई किसान भूमि बेचता था, जागीरदार भूमि बेचता था, कोई भी चाहे सामंत बेचता था तो राजा लेता था। जागीरदार जब कोई उसके नीचे जो किसान है वो भूमि बेचता था तो राजा उससे कर लेता था, उसको कहते थे जाजम लाग। डांड, एक राज्य से दूसरे राज्य में किए जाने वाले माल पर लगाए जाने वाला कर डांड कहलाता था। आज एक राज्य से नहीं, एक देश से दूसरे देश पे लगता। पहले जैसे कि मेवाड़ से मारवाड़, मेवाड़ से जो आपका जयपुर है, यहां पर कोई माल है, कोई सामान है वो जाता था तो उस पर कर लगता था, उसको कहते थे डांड कर दोस्तों। मलवा, जागीरदार के नौकर चाकरों पर खर्च के लिए लिया जाने वाला कर। अब जागीरदार कर देखिए, भूमि कर अलग ले लेता था, बेटी के विवाह पर कर ले लेता था, जब मन में आए तब कर ले लेता था, उत्तराधिकारी बना है तो कर ले लेता था, नया ही कर। जो नौकर चाकर रहते थे जागीरदार के, अब नौकर चाकर को खर्च तो देना पड़ेगा, उनको खर्च देने के लिए भी किसानों को कर देना पड़ता था। किसान कर देते थे और उस कर से जागीरदार रईस की जिंदगी जीता था दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, इसके अंदर आगे आता चौरी कर। ये सब किसानों पे लागू थे। लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर चौरी कर या न्योता चौरी कहा जाता था। जब चाहे राजा हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे सामंत हो, उसके घर में लड़की का विवाह होता था तो प्रत्येक चूल्हे से यानी जो भी घर था उससे कर लिया जाता था। पावना पावरा, जागीरदार के मेहमानों के आगमन पर लिया जाने वाला कर। अब जागीरदार के घर रिश्तेदार आए, मेहमान आए तो भी कर लिया जाता था। पावना पावरा। शिंगोटी, मवेशी के विक्रय पर लिया जाने वाला कर। अगर किसी किसान ने पड़ोस में ही अपनी कोई मवेशी यानी भैंस गाय बेच दी है तो भी जागीरदार को कर देना पड़ता था। चूड़ा लाग,
ठिकानेदार के ठुकराइन के द्वारा नया चूड़ा पहनने पर वसूला जाने वाला कर। अब देखिए, ठिकानेदार है, जागीरदार है, उसकी जो पत्नी है वो नया चूड़ा, जो चूड़ियां होती है चूड़ियां, वो पहन लेती है, तो भी जो समाज है, अन्य जो किसान समाज है, उससे कर लिया जाता था। यानी कि कुछ भी करो, कर तो लिया ही जाता था उस समय। आगे देखिए दोस्तों, कीणा, सब्जी तथा अन्य सामग्री के बदले दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता था। यानी कि अगर आप अनाज देते हैं, अनाज दिया और यहां से आपने सब्जी ले लिया या अन्य कोई सामान ले लिया, अनाज के बदले सामान लेना, अनाज देकर सामान लेना कीणा कहलाता था। यह प्रथा कीणा थी दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे है राम राम लाग या मुजरा लाग। प्रत्येक व्यक्ति से जागीरदारों के सम्मान में लिया जाने वाला 1 रुपए का कर। अब देखिए, जागीरदार का आप सम्मान करिए, उनसे राम राम करिए, उनसे मुजरा करिए, तो भी आपको रुपये देने पड़ते थे, कर देना पड़ता था, समझे। बिगोड़ी, नगद राशि के रूप में वसूला जाने वाला कर, जो तो खेती के रूप में फिक्स होता था, यह तो कर था ही, मुख्य कर था यह बिगोड़ी। तो कुंता, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर लिया जाता था, इसे कुंता प्रणाली कहते थे। खेत में फसल खड़ी है, 10 बीघे में फसल खड़ी है, और जागीरदार आते थे कि आपके यहां पे 30 क्विंटल गेहूं होंगे, 30 में से 15 क्विंटल हमारे पहुंचा देना। फिर चाहे वो 30 क्विंटल की जगह 25 क्विंटल या 20 क्विंटल ही क्यों ना हो, 15 क्विंटल तो राजा को देना, जागीरदार को देना ही पड़ता था। यह थी कुंता प्रणाली। लाठा, ठिकानेदार के अधीन फसल कटती थी और उसके देखरेख में ही फसल को साफ कर लिया जाने वाला कर। यानी कि ठिकानेदार देखरेख में, आदमियों की देखरेख में फसल को काटा जाता था। फसल को काटने के बाद जो फसल निकलती थी उसका जो कर बनता था वो दिया जाता था। इसको कहते हैं लाटा प्रथा दोस्तों। कमटा लाग, दुर्ग या किले के निर्माण कार्य हेतु वसूला जाने वाला कर। अब खुद के रहने के लिए किला बना रहे हैं, लेकिन रुपए कौन देगा? जो उनके अधीन जनता है, जो किसान है, वो देंगे। आबियाना, पानी पर लिया जाने वाला आबियाना कर कहलाता है। अब देखिए, पानी है पीने के लिए और खेती के लिए पानी देते थे, उस पर भी कर, उससे जो अनाज उत्पन्न होगा उस पर भी कर। आबियाना कर पानी पर लिया जाता था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे है गनीम बराड़। क्या? गनीम बराड़। मेवाड़ रियासत में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर गनीम बराड़ कहलाता था। अब युद्ध हो गया है, अभी राजा और राजाओं के युद्ध हो गया, जैसे मेवाड़ और मारवाड़ की युद्ध हो गया, तो मेवाड़ के अंदर क्या था, जैसे युद्ध होता है ना, तो जनता उनको कर के रूप में सहायता करेगी। फिक्स था, ये करना ही पड़ेगा चाहे आपके पास है या नहीं। जकात, बीकानेर राज्य में लिया जाने वाला सीमा शुल्क। अगर आप सीमा पार करते हो तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा जकात के रूप में। सायर, जयपुर रियासत में लिया जाने वाला सीमा शुल्क। जयपुर रियासत से अगर आप सीमा पार करते हैं तो आपको सायर देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। सूरत खाना, राजघरानों में चित्रों से संबंधित विभाग। सूरत खाना राजघरानों के अंदर चित्रों से संबंधित विभाग। गुणरंजन खाना, संगीत कला एवं मनोरंजन से संबंधित विभाग है गुणरंजन खाना। पूर्वीय, जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातःकाल व सायंकाल में गायन करने वाले पूर्वीय कहलाते थे। ताजीम, सामंतों को महाराजा द्वारा खड़ा होकर दिया जाने वाला सामान ताजीम कहलाता है। जो सामंत होते थे, महाराजा उन्हें खड़ा होकर जो सामान देते थे उसको ताजीम कहते थे। तो ये थी राजस्थान की जो प्रथाएं हैं, वो सभी प्रथाएं आपके सामने। कैसी लगी आपको ये सभी प्रथाएं? सभी प्रथाएं आपने पढ़ ली। हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध रहेगा, पशु परिचर भर्ती जल्द होने वाली है। जो साथी जुड़े हुए हैं तैयारी में लगे रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी साथी इंस्टाग्राम नीचे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर मेरे साथ जरूर जुड़े। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।